हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 की बिगुल बज चुकी है और बस इंतज़ार है नोटिफिकेशन की, जो कि बहुत ही जल्द आपके सामने उपस्थित होने वाला है। दोस्तों, इस संबंध में आपको बताते चलें कि इस बार बीपीएससी टीआरई 4.0 से जो है डोमेसाइल नीति लागू हो रहा है। ऐसे में जो बाहरी कैंडिडेट हैं उनके लिए तगड़ा फाइट होगा, जबकि थोड़ी सी राहत बिहार के जो छात्र हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको मिलने जा रही है। तो आज हमारी क्लास शुरू होती है बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित। दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार की कोई क्लास अगर आपकी छूट जाती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। किसी प्रकार की जो ई बुक है वह किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जितने भारी मात्रा में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, हम उतने ही भारी मात्रा में जोश और जुनून के साथ आपके लिए सहजतापूर्वक कार्य को संपादित करेंगे, जिससे आप लाभान्वित होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे हम और आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। हर बार इस कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मस्ट इंपॉर्टेंट चुनिंदे प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रश्न है, 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन के पीछे मुख्य वैचारिक मतभेद क्या था? 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन के पीछे मुख्य वैचारिक मतभेद निम्नलिखित में से क्या था? व्हाट वाज द कोर ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट दैट लीड द सूरत स्प्लिट इन 1907? नरम दल और गरम दल में कार्यशील को लेकर के मतभेद, स्वदेशी आंदोलन का विरोध करना या ब्रिटिश शासन के साथ समझौता, या यूं कहें कि होम रूल की अवधारणा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन के पीछे मुख्य वैचारिक मतभेद क्या था? वह है गरम दल और नरम दल में कार्यशील को लेकर के, कार्यशैली को लेकर के मतभेद होना। आइए दूसरे बढ़ते चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी ने डोमिनियन, याद रखेंगे, स्टेट्स को टुकड़ा कर किस सम्मेलन के बाद पूर्ण स्वराज की मांग किया था? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी YouTube चैनल आपके लिए जो है टीआरई 4 से संबंधित PDF वाली ई बुक तैयार करे 40 अंकों का, तथा हिंदी और इंग्लिश वाले जो क्वालिफाई पेपर होता है, तो उसके लिए आप ज़रूर हमें कमेंट करके अवगत करा दीजिएगा, वरना क्लासेस चलती रहेंगी। अगर आपको चाहिए कि हाँ, ई बुक जल्द से जल्द तैयार करके हमें प्रोवाइड किया जाए, तो हमें ज़रूर कमेंट करके सजेस्ट कीजिए। महात्मा गांधी ने डोमिनियन स्टेट को ठुकराकर किस सम्मेलन के बाद पूर्ण स्वराज की मांग किया था? दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, देखेंगे पहले सबसे पहले ये सभी ऑप्शंस को हम लोग को स्क्रीन पर लाना जरूरी है। तो प्रश्न को फिर से देख लीजिए, महात्मा गांधी ने डोमिनियन स्टेट को ठुकराकर किस सम्मेलन के बाद पूर्ण स्वराज की मांग किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन के बाद। याद रखेंगे, यदि आप जानते होंगे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे आंसर बताने से पहले आप जो है इसके आंसर को कमेंट करते चलिए। वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर हमें सजेस्ट कीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को डिवाइड एंड रूल नीति के औपचारिक रूप से लागू किया? वह कौन सा ब्रिटिश गवर्नर है जिसने डिवाइड एंड रूल की नीति को औपचारिक रूप से जो है लागू किया? इस प्रश्न का सही आंसर दिए गए ऑप्शन में से हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। याद रखेंगे, वह ब्रिटिश गवर्नर जिसने डिवाइड एंड रूल की नीति को औपचारिक रूप से लागू किया, उसका नाम लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 204 नंबर प्रश्न आज के इस सेशन का ये है। प्रश्न कहता है कि भारतीय समाज में असंतोष को दबाने हेतु रॉलेट एक्ट का असली उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? भारतीय समाज में असंतोष को दबाने हेतु रॉलेट एक्ट का असली उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर बी, युद्धकालीन आपात शक्तियों को अस्थायी बनाना। भारतीय समाज में असंतोष को दबाने हेतु रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था युद्धकालीन आपात शक्तियों को अस्थायी रूप से बनाना। आगे बढ़ते चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने पहली बार राजनीति से संन्यास की घोषणा की थी? वह कौन सा आंदोलन है जिसके बाद महात्मा गांधी जो है राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया था? आफ्टर विच मूवमेंट डिड गांधी डिक्लेयर हिज टेम्पोररी रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स?
याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने पहली बार राजनीतिक से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया था, आहत होकर के चौरी चौरा कांड से। 6ठा नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और क्यों की थी। प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और क्यों किया था। व्हेन एंड व्हाई डिड सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश द फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6ठे का ऑप्शन नंबर ए। 1939 ईस्वी में कांग्रेस से निष्कासन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अगर डेट पूछा जाएगा तो डेट लिखा गया है 3 मई 1939 को कांग्रेस से निष्कासन के बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किया गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में क्या था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से क्या था। व्हाट वाज द ट्रू पर्पस ऑफ द कैबिनेट मिशन इन रिलेशन टू इंडियन इंडिपेंडेंस। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या था। 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर रहेगा भारत के लिए संविधान सभा का गठन करना। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य का प्रमुख रूप से भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में यह सही पाया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस क्रिप्स मिशन की विफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या था। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि क्रिप्स मिशन की विफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या था। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर डी। प्रस्तावों की अस्पष्टता और अस्पष्ट समय सीमा की वजह से क्रिप्स मिशन विफल हो गया। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही रहेगा कि किस आंदोलन को गांधी जी ने अहिंसा का सर्वोच्च प्रयोग कहा। निम्नलिखित में से वह कौन सी आंदोलन है जिसको गांधी जी ने अहिंसा का सर्वोच्च प्रयोग कह दिया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि चौरी चौरा घटना के बाद दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अहिंसा का सर्वोच्च प्रयोग कह दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिशों ने किस रणनीति का प्रयोग कर कांग्रेस को निष्क्रिय कर दिया था। तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेताओं की त्वरित गिरफ्तारी के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिशों ने रणनीति के रूप प्रयोग करते हुए कांग्रेस को निष्क्रिय कर दिया था। आगे क्वेश्चन आपके सामने है, 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी बात शामिल नहीं थी। गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से वह कौन सी बात थी जिसको शामिल नहीं किया गया था। 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को स्वराज देना जो गांधी इरविन समझौते में जो है शामिल नहीं किया गया था, वरना राजनीतिक कैदियों की रिहाई, नमक बनाने का वैध करना और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति ये मिल गई थी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी उसमें शामिल नहीं था। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि किस वर्ष वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तावित किया गया है। याद रखेंगे वह वर्ष कब है जब वर्धा शिक्षा योजना को प्रस्तावित किया गया था। इन विच ईयर्स वाज द वर्धा स्कीम एजुकेशन प्रपोज्ड। इस प्रश्न का सही आंसर है 12वें का ऑप्शन नंबर ए 1937। किस वर्ष वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तावित किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। बड़ा ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इस प्रश्न का सही आंसर है 13वें का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था। लाहौर अधिवेशन 1929। याद रखेंगे यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था। आइए बढ़ते चलते अपना 14 नंबर प्रश्न की तरफ और 14वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि सरकार भारतीयों को 2 वर्गों में बांटना चाहती है, राजा और प्रजा। यह कथन किसका है। गवर्नमेंट वांट्स टू डिवाइड इंडियंस इनटू 2 classes that the first number is rulers and the ruled। याद रखेंगे हु सेड दिस, इसको किसने कहा था। इस प्रश्न का सही आंसर है कि सरकार भारतीयों को 2 वर्गों में बांटना चाहती है, एक राजा और दूसरा प्रजा। यह कथन किसका था। सही आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था।
आइए बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। अलीपुर बम केस किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ था? निम्नलिखित में से अलीपुर बम केस किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ था? तो 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोषों से। याद रखेंगे, अरविंद घोष के द्वारा अलीपुर बम केस जो है स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ है। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 16 नंबर प्रश्न कहता है, किस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जिम्मेदार सरकार की आवश्यकता नहीं है? किस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जिम्मेदार सरकार की आवश्यकता नहीं है? विच रिपोर्ट स्टेटेड इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? ये प्रश्न आपके पास 16वां है। 16वें का सभी के सभी ऑप्शंस आपके सामने उपस्थित है। एक बार फिर से प्रश्न को दोहरा देते हैं दोस्तों कि किस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जिम्मेदार सरकार की आवश्यकता नहीं है? यह बताया गया था 16 का ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत में जिम्मेदार सरकार की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। जितने भारी संख्या में आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, उतना ही भारी संख्या में हम सेट्स लेकर के आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित लेकर के आएंगे। इसलिए इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से कोताही न करिए, वरना इससे दिक्कत या इससे घाटा आप ही को होगा। करो या मरो, डू और डाई का नारा कब और कहां दिया गया था? करो या मरो अर्थात डू और डाई का नारा कब और कहां दिया गया था? इस प्रश्न है कि व्हेन एंड वेयर वाज द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो गिवन? याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर ए। 1942 ईस्वी के मुंबई अधिवेशन में जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। डेट पूछा जाएगा तो 8 अगस्त 1942 जरूर याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किस ब्रिटिश अफसर को समझौता किया था? चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किस ब्रिटिश अफसर से समझौता कर लिया था? विलियम बेंटिंग, इरविन या मेजर वाटसन? सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे निम्नलिखित में से वो कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने समझौता किया था। आगे बढ़ते चलते हैं, 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहेगा, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक नेता निम्नलिखित में से कौन थे? हु वाज द फाउंडिंग लीडर्स ऑफ द कांग्रेस सोसाइटी पार्टी? याद रखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर है आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के माध्यम से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां की थी? वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश द आजाद हिंद गवर्नमेंट? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां किया था? सही आंसर है प्यारे साथियों, ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा भी गया था, तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है 21 नंबर कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुआ था? ध्यान से देखिएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है किस आंदोलन के दौरान हुआ था? याद रखेंगे लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुआ? लाला लाजपत राय डाइड ड्यूरिंग विच मूवमेंट? सही आंसर है याद रखेंगे साइमन कमीशन विरोध। याद रखेंगे 21 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है साइमन गो बैक का नारा जब लगाया जा रहा था लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठियों से पीटा था। उनके मुंह से कौन सी शब्द निकले हुए थे? अगर आपको जानकारी है तो आप जरूर हमें साझा कीजिएगा अपनी सुंदर सी ज्ञान को। किस समाचार पत्र का संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था? याद रखेंगे निम्नलिखित में से वो कौन सा समाचार पत्र है जिसका संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता था? हिंदू, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका या यंग इंडिया? सही आंसर है केसरी। याद रखेंगे केसरी के संपादक कौन है? यह है बाल गंगाधर तिलक। आप हमें जरूर बताइएगा केसरी किस भाषा में आती थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दी गई थी? वह कौन सा अधिनियम है जिसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी गई थी? 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है।
24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कराची अधिवेशन 1931 में किस प्रस्ताव को पारित किया गया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रस्ताव है जिसको कराची अधिवेशन 1931 में पारित किया गया था। 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से संबंधित यह चीजें थी। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था। याद रखिएगा सही आंसर है यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। विदेशों में सबसे पहली बार पुस्तक लिखी जाई जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिखा था। आगे बढ़ते चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह प्रसिद्ध नारा किनके द्वारा दिया गया। हु गेव द फेमस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट। याद रखेंगे यह स्लोगन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने के बाद कौन सी पुस्तक पढ़ी थी। निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जिसको जो भगत सिंह ने पढ़ा था असेंबली में बम फेंकने के बाद। सही आंसर है रिवोल्यूशनरी लेनिन। याद रखेंगे भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने के बाद कौन सी पुस्तक पढ़ी थी। रिवोल्यूशनरी लेनिन जो है यह भगत सिंह के द्वारा पढ़ा गया था। 28 नंबर क्वेश्चन आपके पास है और प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सबसे प्रमुख भूमिका निम्नलिखित में से किसकी थी। 28वें का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A.O. ह्यूम। याद रहेंगे इन्हीं के अथक प्रयासों के माध्यम से जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 किसने प्रस्तुत किया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 किसने प्रस्तुत किया था। सही आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा। याद रखेंगे अगस्त प्रस्ताव 1940 किसने प्रस्तुत किया था। सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों 30वां नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन आप लोग जो है हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें ये मालूम चल जाए कि रियल में आप शुरू से अंत तक कितने लोग जिम्मेदारी के साथ इस वीडियो को देखे हैं और आपकी आंसर अगर सही पाई गई तो हम आपको कमेंट करके ज़रूर आपके कमेंट का जवाब देंगे। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो जरूर आप हमें इसको कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही सा, मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। यदि लाइक और सब्सक्राइब की संख्या बेहतरीन रही तो हम आपकी क्लास को कंटिन्यू जरूर रखेंगे। जय हिंद।